हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमने एनसीईआरटी बेस के जो एक्सरसाइज के अंदर जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आज हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन कल परसों करके फिनिश कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? ठीक है, आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नियर बाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है। अगर हम बात करें तो आपको याद होगा ये एक स्ट्रेट कंडक्टर था और मैं करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड ले रहा हूँ, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले रहा हूँ करंट की डायरेक्शन। तो यूजिंग थंब रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड थंब रूल हो या राइट हैंड थंब रूल हो, थंब रूल की बात कर रहे थे हम। तो अगर हम थंब रूल ठीक है, थंब रूल अगर आप अप्लाई करोगे फ्लेमिंग का तो आपको पता है कि अगर थंब, जैसे कि मान लीजिए मैं ये थंब शो कर रहा हूँ करंट के लिए और बाकी की जो कर्ल फिंगर रहेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कर्ल फिंगर हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये कर्ल फिंगर हो जाएगी आपकी कुछ इस तरह से। मान लीजिए फिर आपका हैंड है, तो थंब आपको करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। अगर हम मानकर चल रहे हैं कि थंब शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है कुछ इस तरह ये दिखाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन को। अब अगर उस कंडक्टर को सिंपली मैं अपने हैंड में क्लोज करूं, जैसे कि भाई मैंने ये कंडक्टर ए बी था उसको कुछ इस तरह से पकड़ लिया, ए से बी की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, तो ये जो कर्ल फिंगर है अब ये क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आपकी कुछ इस तरह से सर्कल बनाएगी उस कंडक्टर के आसपास। और ये सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल रहेंगे क्योंकि इनका सेंटर एक ही पॉइंट पर रहेगा। तो जिन सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट पर रहता है उनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये था कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करने थे। पहला ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन नहीं रखता। सेकेंड द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन्स, नहीं, रेडियल का भी नहीं है। ऑप्शन डी द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर में से करंट कैरिंग कंडक्टर हो या नियर बाई कोई एक विदाउट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके आसपास आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू को चेंज करा रहे हो तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, नहीं, ये तो करंट इंड्यूस करने की बात थी, तो चार्जिंग तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो करंट इंड्यूस होता है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कॉइल, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन डी में बोला गया है प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कॉइल ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा मेन वर्क होता है करंट को इंड्यूस कराना, ठीक है, जैसे कि जनरेटर है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, सिंपली जनरेटर कहेंगे, क्योंकि जनरेटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का यूज़ आपको पता ही है, किसी भी करंट के प्रेजेंस को चेक करता है गैल्वेनोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, करंट की प्रेजेंस को चेक करता है गैल्वेनोमीटर। एमीमीटर क्या करता है बच्चों, करंट की रीडिंग देता है, रीडिंग ऑफ करंट, रीडिंग ऑफ करंट मतलब भाई करंट का कितना मैग्नीट्यूड सर्कुलेट कर रहा है सर्किट के अंदर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, कुछ इस तरह। मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए डिवाइस का नाम पूछा गया था, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जनरेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है द एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में बोला गया है एसी जनरेटर हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल ए डीसी जनरेटर हैज़ परमानेंट मैग्नेट। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप एसी जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें, परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं। डीसी जनरेटर में भी आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ परमानेंट मैग्नेट के अलावा आप उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये डिज़ाइन वाले के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है उसके ऊपर डिपेंड है ये किस तरह का मैग्नेट यूज़ करना चाह रहा है। ऑप्शन बी, डीसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज। नहीं, एसी भी कर सकता है, एसी जनरेशन भी तो बहुत ज़्यादा 132 केवी तक की जनरेशन होती है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर हायर वोल्टेज पे नहीं कर सकता अकेला। ऑप्शन सी, एसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज। नहीं, ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी, एसी जनरेटर हैज़ स्लिप रिंग्स व्हाइल डीसी जनरेटर हैज़ ए कम्यूटेटर। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपको याद हो तो हमने कहा था एसी जनरेटर में कुछ स्लिप रिंग्स होती हैं। ठीक है, स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स क्या काम करती है बच्चों, स्लिप रिंग्स क्या काम करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने के लिए। चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, इन ए रोटेटिंग कंडक्टर। ठीक है, कोई कंडक्टर जो रोटेट कर रहा है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पर उस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है एवरी हाफ रिवॉल्यूशन में। ठीक है, हर आधे रिवॉल्यूशन में वो कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज कराता है स्लिप रिंग। लेकिन डीसी जनरेटर की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था ऐसे कंडक्टर का बहुत सारों का कपल ले लो, तो वहाँ पे स्लिप रिंग यूज़ ना करके हम क्या करते हैं बच्चों, कॉम्यूटेटर करते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। और कॉम्यूटेटर क्या करता है, अंदर ही आर्मेचर में ही, मोटर के अंदर ही एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है मोटर के अंदर ही, तो आपको बाहर एक्सटर्नली डीसी करने का काम नहीं करता। यानी कॉम्यूटेटर एज ए कन्वर्टर का यूज़ काम करता है, एज ए कन्वर्टर। ठीक है, एज ए कन्वर्टर, ये कन्वर्टर की तरह काम करता है कॉम्यूटेटर। तो बस ये डिफरेंस है कि डीसी जनरेटर में कॉम्यूटेटर का यूज़ होता है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन दिस सर्किट। भाई सर्किट में जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमने आपको बताया था हाई अमाउंट में करंट फ्लो होता है, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए किसी वायर में से नॉर्मली 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और शॉर्ट सर्किट हो गया तो 10 गुना, यानी उसमें से 20 एम्पियर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के केस में। तो 10 गुना तक करंट फ्लो होता है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया पहले ए, रिड्यूस सब्सटेंशियली। नहीं, करंट तो रिड्यूस नहीं होता, करंट बढ़ता है। ऑप्शन बी, डज नॉट चेंज। नहीं, वो तो चेंज होगा। ऑप्शन सी, इंक्रीज हैवीली। ऑप्शन सी ठीक है। और ऑप्शन डी, वेरी कंटिन्यूसली। नहीं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, इंक्रीज हैवीली, यानी करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स।
आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें ट्रू और फॉल्स बतानी है। पहली स्टेटमेंट देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है? नहीं, ये तो गलत है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी देता है, तो ये स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स। ऑप्शन बी देखिए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, हम डेली पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, तो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। ये सर्कुलर कोइल्स की बात कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर कोइल है कुछ इस तरह, ठीक है। इसमें से अगर आप करंट पास करा रहे हैं, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया करंट की डायरेक्शन को फिलहाल के लिए, और इसमें से जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी तो अंदर से निकलेगी, बीच में से पास होके गुजरेगी वो। तो ये कह रहा है कि बीच में से जो पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो बीच में से पास हो रही है उनके बीच का गैप इक्वल रहता है, यानी वो क्या रहती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। ये बिल्कुल ट्रू केस है भाई, ठीक है। ये आपको मालूम हो, मैंने आपको ये भी कहा था, जैसे सोलिनॉइड का एग्जांपल दिया था मैंने, और हमने ये भी कहा था सोलिनॉइड के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो आपकी यूनिफॉर्म लिखवाया था मैंने क्या यूज़ किया था, यूनिफॉर्म। बस यूनिफॉर्म की जगह पर यहाँ पे पैरेलल वर्ड यूज़ कर लिया गया है। और यूनिफॉर्म का केस हमने आपको बताया ही हुआ है कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है बीच में जो एडजेसेंट गैप है वो इक्वल रहना। तो ये केस क्या है आपका, ट्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी बच्चों, सी स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू। चलिए डी स्टेटमेंट देखते हैं। ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। नहीं, लाइव वायर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। मैं फिर से कलर बता देता हूँ आपको। रेड कलर होता है लाइव वायर के लिए, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो करता है नॉर्मली। ब्लैक कलर होता है आपका न्यूट्रल वायर के लिए, क्लियर है बच्चों। और ग्रीन या येलो, ठीक है, ये होता है आपका अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो आपको ये बोला गया था कि ग्रीन कलर अर्थिंग के लिए होता है, जो कि गलत है। लाइव वायर रेड कलर का होता है, ना कि ग्रीन कलर का। तो डी स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपको 2 मेथड बताने हैं जिनकी हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। एक तो आपको मालूम है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, भाई आप किसी कंडक्टर में से करंट को पास कराइए, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। दूसरा आपका परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करके परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं आप लोग एल निको की हेल्प से, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट में आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इन दोनों की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। भाई एक सोलेनोइड मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगी, आपको ये बताना है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। और क्या आप उस सोलेनोइड में जो पोल जनरेट होंगे मैग्नेट बनने के बाद, क्या आप उनके पोल को डिफाइन कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, एक बार मैग्नेट का यूज़ करके। एक्सप्लेन कीजिए। चलिए देखते हैं। सोलेनोइड को अगर मुझे मैग्नेट बनाना है, मान लीजिए मेरे पास ये एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड को, ये सोलेनोइड हो गई आपकी, इस सोलेनोइड को मुझे मैग्नेट बनाने के लिए बोल दिया गया। तो सिंपली सबसे पहले मैं सोलेनोइड पर वाइंडिंग करूँगा, यानी कोयल लगा दूँगा। और कोयल की ओरिएंटेशन मैंने कुछ इस तरह ले ली, पीछे से आती हुई आगे से हो रही है, ठीक है। ये है हमारी सोलेनोइड के ऊपर कोई भी वाइंडिंग। तो इस वाइंडिंग को मैं कंप्लीट करने के बाद इसमें से करंट की सप्लाई और ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये बैटरी लगा दी है, ठीक है, ये कोई भी बैटरी ले लीजिए, सेल ले लीजिए।
और एक ऑन ऑफ के लिए मैंने स्विच के यूज़ कर लिया है, ये बैटरी पोटेंशियल भी है। इस सर्किट में से करंट कुछ ऐसे जाएगा बच्चों, पीछे से होता हुआ ऐसे घूम कर आएगा, ठीक है। तो ये तो अब मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी अब ये सोलेनोइड क्या बन गया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराया तब जाकर ये मैग्नेट का काम कर रहा है। तो ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से या पास करने से बनते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब आपको इसके पोल बताने हैं बच्चों। आपको ये कह दिया गया कि एक बार मैग्नेट का यूज़ करके पोल बताइए। मान लीजिए ये है आपका बार मैग्नेट, ये है साउथ पोल और ये है मान लीजिए नॉर्थ पोल। इस बार मैग्नेट को मैंने किसी रस्सी की हेल्प से, किसी भी एक रस्सी की हेल्प से सस्पेंड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये कोई रिजिड सरफेस है, उससे मैंने ये बांध कर लटकाया हुआ है इस बार मैग्नेट को। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखिए, मैं नॉर्थ पोल को पॉइंट ए की तरफ लेके जाता हूँ। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है सोलेनोइड का। इस नॉर्थ पोल को पॉइंट ए की तरफ लेके जाऊँगा। अगर इफ़ नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन फील हुआ, मुझे अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए कैसा पोल है बच्चों, साउथ पोल, क्योंकि अपोजिट पोल ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट ए की तरफ जाने के बाद मुझे रिपल्सन फोर्स फील हुआ, रिपल्सन फोर्स फील हुआ, तो पॉइंट ए क्या रहेगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि सेम पोल ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और सिंपली अगर जब अट्रैक्ट कर रहा है और ए पॉइंट साउथ बन गया तो बी पॉइंट आपका क्या बनेगा, ऑब्वियसली नॉर्थ बनेगा, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी रखेगा फिर वो। और अगर रिपल्सन कर रहा है और पॉइंट ए नॉर्थ है तो सिंपली बी क्या कहलाएगा, फिर साउथ पोल कहलाएगा। तो इस तरह से हम बार मैग्नेट का यूज़ करके किसी भी सोलेनोइड को जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है उसकी पोलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना और कब लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा बच्चों एक फॉर्मूला बताया था फोर्स के लिए, मैंने आपको बताया हुआ है, ये काफ़ी हेल्पफुल है, BIL sin थीटा। तो देखिए थीटा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड बी कुछ इस तरह से जा रही है लेफ़्ट से राइट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, और मान लीजिए मैं एक कंडक्टर को लेकर आके इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट जा रहा है टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये जो थीटा एंगल है ये बी और आई के बीच का ही एंगल होता है। तो आपको मालूम है भाई साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, और साइन 90 पर 1 वैल्यू साइन की मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम फोर्स कब फील होगा, ऑब्वियसली जब मैग्नेटिक फील्ड बी और ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। यानी आपके लिए आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड बी के, तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स रहेगा, ठीक है। और मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पर, यानी पैरेलल के केस में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं बच्चों। आई होप आपने काफ़ी एंजॉय भी किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बोल सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्दी ही सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।